So we will start with new chapter today, that is dual nature of radiation and matter. बहुत simple chapter है, very few concepts are involved. सिर्फ एक formula, but that single formula has different forms. तो बहुत सारे forms है same formula के, और उसपे जेई नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं. तो दिस इज अ चैप्टर जिसमें फॉर्मूला एक या दो है और क्वेश्चंस भी एक या दो आते हैं, तो यू कैन स्कोर गुड फ्रॉम दिस चैप्टर. टू स्टार्ट ऑफ विथ, इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. अब ये ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर. किसका डबल नेचर? रेडिएशन का और मैटर का. इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं DNRM, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो थोड़ा सा पहले बेसिक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, और ये प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक या दो ही इक्वेशंस इन्वॉल्व है. तो द आइडिया हियर इज, अगर आपको याद होगा लास्ट चैप्टर जो हमने जस्ट कल खत्म किया, वेव ऑप्टिक्स. तो वेव ऑप्टिक्स, पहली बात तो नाम में ही वेव है. तो वी स्टार्टेड ऑफ दैट चैप्टर बाय ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ लाइट. तो सबसे पहला थ्योरी था which tried to explain nature of light was Newton's corpuscular theory. Newton's corpuscular theory के according light is made up of large number of tiny particles known as corpuscles. राइट, वो फिर थ्योरी फेल हो गया क्योंकि उसके कुछ प्रिडिक्शंस गलत थे. फॉर एग्जांपल, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रेयर मीडियम. फॉर एग्जांपल, और भी चीजें थे. फॉर एग्जांपल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. वो थ्योरी फेल हुआ. फिर नया थ्योरी आया, ह्यूजेंस वेव थ्योरी. ह्यूजेंस वेव थ्योरी का पहला ही असम्पशन गलत था, दैट लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. उसके बाद अगला थ्योरी था लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो लाइट क्या है अब हमको पक्का पता है. व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM रेडिएशन. इसमें दो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड. बोथ आर वाइब्रेटिंग एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. देन एक बार हमको पता लग गया कि ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाइट के कौन से ऑब्जर्व फेनोमेना है. वी हैव सीन दोस ऑब्जर्व फेनोमेना. फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव सीन इज, हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि अगर हमारे पास लाइट है तो लाइट शोज द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. याद है कि हमने ये इन डिटेल देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, जिसमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं. सेंटर पे ब्राइट बनता है, सेंट्रल ब्राइट, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट बैंड, फिर फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड. सो you see a pattern in the form of fringes, alternate bright and dark fringes. तो अभी आपको याद तो होना ही चाहिए. तो सेंटर में ब्राइट होता है, फिर दोनों साइड पे डार्क होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसा एक पैटर्न बनता है, ब्राइट डार्क अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस. इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं. देन व्हाट एल्स वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट को एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रीट करते हैं तो डिफ्रैक्शन इज आल्सो पॉसिबल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफ्रैक्शन भी होता है. डिफ्रैक्शन होना मतलब आपको वो भी याद होगा. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है सेंटर पे ब्राइटेस्ट बनता है, जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम बोलते हो. फिर उसके दोनों साइड पे क्या होता है, डार्क होता है, मतलब मिनिमा होता है. फिर वापस से उसके साइड में क्या होता है, सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, दोनों साइड्स पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनता है. तो वी नो दैट यू सी सच डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आल्सो. पर ड्यूअल नेचर पे आने से पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर होगा तो समझेगा ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है. देन इसके बाद हमने और एक कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. पोलराइजेशन ऑफ लाइट में आप अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हो. मतलब व्हाट यू डू इज, अगर हमारे पास एक लाइट का सोर्स है जो लाइट इमिट करता है और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉसिबल प्लेन में है, तो बाकी सारे वाइब्रेशन को हम ब्लॉक करते हैं. सिर्फ एक ही वाइब्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशन को अलाउ करते हैं. उससे इंटेंसिटी कम हो जाता है. और हमने क्रॉस वेरीफाई किया था कि इंटेंसिटी कम होता है बाय लॉ ऑफ मालूस.
राइट, लॉ ऑफ मालूम से वी चेक विद द हेल्प ऑफ टू पोलराइड्स कि जब लाइट नॉर्मल सोर्स है, सनलाइट हो गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट होता है, व्हेन इट पासेस थ्रू टू पोलराइड्स यू सी दैट इफ यू रोटेट दीज टू पोलराइड्स, एक को पोलराइजर बोला था, एक को एनालाइजर बोला था, तो इंटेंसिटी कम होता है, जीरो भी होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। फिर हमने ये भी देखा था कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज आल्सो पॉसिबल। जब आप अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट करवाते हो, क्या नाम था उसका, ब्रूस्टर्स लॉ, लेकिन वो एंगल क्या था, पोलराइजिंग एंगल। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल which is called as angle of polarization, the reflected light is plane polarized light, PPL. Then हमने उसी चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया है। याद है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में हमने I इक्वल टू R ये शो किया था। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R ये भी शो किया था। तो अब द थिंग इज कि इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है, या तो वेव है या पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, दिस इज नथिंग बट अ पार्टिकल। तो पूरे यूनिवर्स में जो कुछ आप देखते हो यू कैन कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट थिंग्स, या तो वेव या फिर पार्टिकल, करेक्ट। अब ये फेनामेना इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये स्ट्रिक्टली वेव के प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब जो कोई भी ये प्रॉपर्टीज शो करेगा वो क्या होगा, वेव होगा। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है दे आर स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वेव है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज शो करता है। एंड हेंस वी से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट अ वेव। तो अगर कोई और चीज ये प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो भी वेव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को मैंने एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लिया या फिर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लिया, हम लोग इंटरफेरेंस में या डिफ्रैक्शन में क्या यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं। दो सोर्सेस थे या दो स्लिट्स थे, अगर इंस्टेड ऑफ लाइट इफ आई यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल होता है, लेकिन अगर वो हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर वेव है। तो वेव का ये टिपिकल प्रॉपर्टीज है, दीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। द फेनोमेना of interference, diffraction, polarization, reflection, refraction, they are strictly properties of wave। जहां जहां पे ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा मतलब वहां पे वेव नेचर है। और एक्चुअली इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन होता ही है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव। तो अब इट ब्रिंग्स अस टू वन क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव तो है, लेकिन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल भी है, क्योंकि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, तो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने का जो पहला अटेम्प्ट था वो था बाय ट्रीटिंग लाइट एज पार्टिकल्स। वो थ्योरी फेल हो गया फॉर सम रीजन, वो फेल हो गया, लेकिन अब तब इतना हमको पता नहीं था ना साइंस में, वी वर नॉट सो डेवलप्ड दैट टाइम। न्यूटन्स का थ्योरी बहुत पुराना है, 300-400 साल पुराना है, तो तब पता नहीं था हमको, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स नहीं थे, हमारे पास टेक्निक नहीं थी, एडवांसमेंट्स नहीं था, तो फिर भी कुड नॉट वेरीफाई कि सच में पार्टिकल बिहेवियर है कि नहीं। लेकिन देन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अभी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसमें जो रेडिएशन का पार्ट है उसमें वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और अगर आपको याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमने देखा था ग्राफ, वी हैव प्लॉटेड एनर्जी, इसको आप इमिसिव पावर भी बोलते हो, इफ यू रिमेम्बर इट्स कॉल्ड एज इमिसिव पावर, मतलब इंटेंसिटी ही है ये, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे दो, काम में आएगा। वेरी गुड। तो ये दिस इज इंटेंसिटी, एनर्जी emitted per unit time per unit area as a function of wavelength, and what we notice is ऐसा ग्राफ आता है,
मतलब लोअर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी कम है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, मतलब एनर्जी इमिटेड विल इंक्रीज। फिर उसका एक पीक वैल्यू आएगा और पीक वैल्यू के बाद वापस से वो कम हो जाएगा, और ये पीक वैल्यू जिस वेवलेंथ पे आता है उसको बोलते हो लैम्बडा मैक्स, दिस इज कॉल्ड एज लैम्बडा मैक्स। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो रिमेंबर, अगर आप लाइट को वेव ट्रीट कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ट्रीटिंग लाइट एज वेव। क्यों नहीं, उसका रीजन है, यू अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। उसका रीजन ये है ना, अगले चैप्टर में तो आएगा ही आएगा, अगले चैप्टर में वो आएगा, लेकिन अभी पहले पता होना चाहिए। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस है सेंटर पे, उसके बाद क्या है, ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यू हैव न्यूक्लियस एट द सेंटर, then you have electrons in the orbits, and if you remember, मैंने कहीं तो ये आपको बताया था, मैं वापस बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल में आएगा ही, नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टडी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, लेकिन सबसे पहला मॉडल था डेल्टन का मॉडल, और ये सब कनेक्टेड है। तो आई हैव टू टेल यू दिस, क्योंकि नहीं, अगर वो ये नहीं पता होगा तो ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा तो ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा तो अगला कुछ नहीं समझेगा। तो ये जो एटम का मॉडल था डेल्टन्स मॉडल, ये बाद में आया। सबसे पहले आया डेल्टन का मॉडल। डेल्टन के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एक सब्सटेंस को आप ब्रेक करते जाओगे, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा वो एटम है, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज इनडिविजिबल। फिर जे थॉमसन जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सीडेंटली ही सॉ कि एक मेटल प्लेट से नेगेटिव चार्जेस इमिट हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज को पहली बार उसने बोला इलेक्ट्रॉन, तो वहां से नाम आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ये एक्सीडेंटल था। थॉमसन को तो ये भी नहीं पता था कि वो पार्टिकल है, उसको लगा ये वेव है। उसका नाम आज तक कैथोड रेस बोलते हैं हम लोग उसको, कैथोड रे ट्यूब। जो पुराना टीवी था ना CRT, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का बीम यूज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का बीम है, दोज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो इनिशियली ऐसा उसको लगा कि ये वेव्स है, तो उसने बोल दिया ये रेज है, तो उसका नाम आ गया कैथोड रे, क्योंकि वो कैथोड से इमिट हो रहे थे, इसलिए कैथोड रेज। तो डेल्टन का मॉडल हो गया फेल। डेल्टन के मॉडल के बाद थॉमसन का मॉडल आया। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन कैथोड में से नेगेटिव ही क्यों इमिट हुए, पॉजिटिव क्यों नहीं इमिट हुए? तो उसका एक्सप्लेनेशन थॉमसन ने ऐसा दिया कि जो नेगेटिव चार्जेस है वो स्मॉल है, वो लाइट है, बहुत दे आर वेरी लाइट, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इट इज ऑक्यूपाइंग मच मोर स्पेस, मच मोर वॉल्यूम, एंड इट इज हेवी। हेवी तो वो होता है, वैसे भी हमको पता है न्यूक्लियस इज हेवी, तो दैट इज वाई ये हेवी होने की वजह से इट कैन नॉट कम आउट। तो कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या है, लाइट है। And these electrons are uniformly distributed over the surface of positive charge. तो पॉजिटिव चार्ज एक बड़े एरिया में स्पीयर जैसा है, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स है। इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। फिर वापस इसके फेल्यूर थे, हम वो डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल भी फेल हो गया, ये मॉडल फेल हो गया। तो फिर रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो फेमस रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिस उसमें गोल्ड का टारगेट लेते हैं, गोल्ड का एक फॉइल बनाते हैं, उस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं। उसके ऑब्जर्वेशन से, उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड मेड सम कंक्लूजन। रुदरफोर्ड सेड कि ये जो थॉमसन ने बोला है कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तब न्यूक्लियस वर्ड नहीं था, पॉजिटिव चार्ज ये एक बड़े रीजन में है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इट इज इनसाइड अ वेरी स्मॉल रीजन विच इज राइट एट द सेंटर ऑफ एटम, और इस स्मॉल रीजन जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हो? न्यूक्लियस। देन ऑब्वियसली सम पीपल आस्क्ड हिम, ठीक है न्यूक्लियस तो तुमने बता दिया, आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो ही सेड कि जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड सन, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व होने चाहिए इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन इस मॉडल का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा नहीं है वो। अगर स्पीड कांस्टेंट भी मान ले, अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट भी मान ले, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंट।
मतलब ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हो रहा है चेंज। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये मोशन हो गया एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन ये कोई सादा पार्टिकल तो है नहीं, ये चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं तो वो एनर्जी इमिट करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी इमिट करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज हो रहा है तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स था, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है, और एनर्जी इमिट करते 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 इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। फिर ऐसा तो कभी एटम स्टेबल रहेगा ही नहीं, अगर एटम ही नहीं है तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ना तुम हो ना मैं हूँ, नथिंग, यू विल जस्ट हैव प्रोटॉन्स, मतलब यू जस्ट हैव न्यूक्लियस। तो ये फेल्यूर था उसका। फिर उसके बाद आया बोर्स मॉडल, डिटेल्स हम अगले चैप्टर में करेंगे, फिलहाल जितना जरूरी है यहाँ पे उतना ही बात होगी। देन उसके बाद आया नील बोहर का मॉडल। नील बोहर ने बताया कि रुदरफोर्ड का मॉडल में ये जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन था ये सही है। उसने अपना मॉडल 3 पोस्टुलेट से एक्सप्लेन किया। नंबर 1, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो उसने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। नंबर 2, बात तो लेकिन फिर भी वही है ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी इमिट करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन शुड गो इनटू न्यूक्लियस। लेकिन देन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, फिर यहाँ पे बोहर ने बोला ऐसे कुछ ऑर्बिट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउड ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भले ही एक्सेलरेटेड हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता है, और ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। इसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स या फिर परमिटेड ऑर्बिट्स या फिर अलाउड ऑर्बिट्स। तो इवन दो इलेक्ट्रॉन is in circular motion with constant speed, मतलब the motion is accelerated motion, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी नहीं करता है यहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना है nh/2π। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता है लेकिन हमको तो रेडिएशन मिलता है ना, ये लाइट चालू कर दिया मैंने, रेडिएशन आ गया, सन भी एनर्जी इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, यू हैव वेरियस सोर्सेस व्हिच आर इमिटिंग लाइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया तो कब किया, फिर लाइट कहाँ से आया? तो जो तीसरा पोस्टुलेट था, बोहर पोस्टुलेट, इट टेल्स अस दैट व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन देयर इज इमिशन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में नहीं एनर्जी इमिट करता, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट चेंज करता है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है, तब एनर्जी इमिट होता है, और वो एनर्जी है E=hν। ये पोस्टुलेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो कभी कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी इमिट नहीं करता। दूसरा, इलेक्ट्रॉन हर एक वेवलेंथ का एनर्जी भी इमिट नहीं करता। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी c/λ? तो कितना वेवलेंथ या कितना फ्रीक्वेंसी इमिट होगा वो डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के डिफरेंस पे। कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वेवलेंथ इमिट हुआ। अनलाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तो हर एक वेवलेंथ पे हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन इस पोस्टुलेट के हिसाब से हर एक वेवलेंथ एनर्जी नहीं मिल सकता। और बेसिकली ऑल्सो रिमेंबर, एनर्जी सिर्फ तब इमिट होगा जब ट्रांजिशंस होंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तब एनर्जी मिलेगा, यहाँ तो कंटिन्यूस मिल रहा है, यहाँ तो हर बार मिल रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा था, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेरी इजीली। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए आप रेडिएशन को
एज अ वेव ट्रीट नहीं कर सकते, आपको रेडिएशन को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना पड़ेगा। अब एक्चुअली होता क्या है, तो आइडिया इज दिस, यू मस्ट नो, अगर हमारे पास एटम्स है, एटम्स कैरी चार्ज, होता है ना चार्ज एटम के पास, न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो एटम के पास क्या होता है, चार्ज। तो अगर एटम एज एन ऑसिलेटर बिहेव करे, ऑसिलेटर मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, ऑसिलेशंस, और आपको ऑलरेडी पता है कि चार्ज पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेटेड हो तो वो क्या इमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। रिमेंबर दिस, इफ चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग दे आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ द चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटिंग दे इमिट रेडिएशन, करेक्ट। तो अगर हमारे पास एटम्स है विच आर ऑसिलेटिंग, और आपको ये भी पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट द मीन पोजीशन, then when the oscillator matlab when the particle goes to extreme position, what is the velocity, 0, and again at the mean it is maximum, फिर वापस से extreme पे 0, फिर maximum, फिर 0, फिर maximum, फिर 0, ऐसा चलता रहेगा। तो which means कि अगर हमारे पास एक एटम हो और वो ऑसिलेटिंग हो, तो ये ऑसिलेटिंग एटम, it is a charge which is performing simple harmonic motion with acceleration, and any accelerated particle, charge particle emits radiation। इसका मतलब है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, ये यहां से आ रहा होगा, यहां से आ सकता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहां से आ सकता है, ऑसिलेटिंग एटम से। और इसको सपोर्ट करने के लिए प्लैंक ने भी थ्योरी दे दिया। तो प्लैंक ने बोला कि समझ लो तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, हमको लगता है जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तुमने लाइट चालू किया, लाइट मतलब तुमने स्विच ऑन कर दिया, करंट पास कर दिया, यहाँ से लाइट आया, लाइट इज अ वेव, तुमको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो वेव्स आर बीइंग इमिटेड कंटिन्यूअसली, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तुम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, so you have to think of something else, you cannot explain this radiation curve from wave nature of radiation, so you have to think something else। so Planck said कि light is not emitted as a wave, it is emitted as small packet of energy, और हर एक पैकेट को नाम है क्वांटा, या तो उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ गलती है, इंट्रिंसिक गलती ये है कि तुम वहां पे रेडिएशन को वेव ट्रीट कर रहे हो, वेयर एज इनफैक्ट कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो वो वेव इमिट कर ही नहीं रहा, वो क्या इमिट कर रहा है, क्वांटास, छोटे छोटे पैकेट्स। तो एनी सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्वांटा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज गिवन बाय E इक्वल टू h nu, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना एनर्जी ज्यादा। क्लियर आंसर। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आता है, ये कंटिन्यूअस इमिशन से आता ही नहीं है। कंटिन्यूअस इमिशन मतलब लाइट को वेव ट्रीट करके आता ही नहीं है, ये आता है कहां से, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यू हैव टू ट्रीट रेडिएशन एज स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो स्मॉल पैकेट्स मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं। तो विच मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव तो है, लेकिन हमेशा वेव नहीं है, कभी कभी वो पार्टिकल भी है। और सबसे पहला एविडेंस कौन सा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, यू ट्रीट लाइट मतलब रेडिएशन एज पार्टिकल, or you can explain black body spectrum based on Planck's quantization of energy, which tells you that light is emitted in the form of packets. Each packet is called as quanta. एक तो लेट आते हो, फिर कभी कभी आते हो, फिर गड़बड़ भी करते हो, तो नहीं चलेगा, इधर ध्यान चाहिए। देन ये पहला फेनामेना था, दिस वाज द फर्स्ट फेनामेना which basically could explain, could say concrete evidence के साथ कि रेडिएशन पार्टिकल भी है।
और एक चीज याद रखना, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे लिस्ट बना के दी है, जो जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन शो करेगा, या फिर इनमें से कोई भी एक फेनोमेना शो करेगा, वो कौन होगा? वेव। ये मतलब स्ट्रिक्टली वेव प्रॉपर्टीज है ये। वैसे ही स्ट्रिक्टली पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलिजन, कोलिजन कभी भी दो वेव का नहीं होता, वेव का सुपरपोजिशन हो सकता है, वही तो है इंटरफेरेंस। व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली दे सुपरइम्पोज, मतलब एनर्जी का एडिशन होगा, एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, सुपर इम्पोज, एक के ऊपर दूसरा इम्पोजिशन होगा। कोलिजन कभी भी वेव का नहीं होता, कोलिजन किसका होता है? पार्टिकल का। अब एक इफेक्ट है, वो हम सीखेंगे, और पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, जिसको बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देयर समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास एक मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट को हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव क्योंकि ये फोटॉन्स को सेंसिटिव है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अब सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझाऊंगा। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन दिस सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। जैसे ही इस मेटल प्लेट पे, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे लाइट इंसिडेंट हुआ सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लग गए। इसको बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स इनकमिंग, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons from the surface of metal due to photons, hence this is called as photoelectric effect। इनकमिंग इंसिडेंट कौन था? फोटोन था, और यहां से इमिट कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करेक्ट। अब ऐसा ऐसा क्यों हुआ? when you incident some suitable frequency, मतलब some photons of suitable frequency, और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो अगेन दैट इज व्हाई वो मैं एटम का स्ट्रक्चर आपको बता रहा था। एटम में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है, और आप सीखोगे अगले चैप्टर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट is given by, in any orbit it is given by minus 13.6 by n square ev, where n is quantum number of orbit। अब ये कहां से आया ये भी डिराइव करेंगे, लेकिन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हो, मतलब फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, तो एनर्जी कभी भी जूल में मेजर नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर हो सकता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर होता है, लेकिन वो जूल में मेजर नहीं होता है। तो एनर्जी विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। सपोज पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? -13.6 by 1, मतलब -13.6 eV। अगर दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितना होगा? -13.6 by 2 स्क्वायर, मतलब -13.6 by 4 eV। तीसरे ऑर्बिट का है तो -13.6 by 9। चौथे ऑर्बिट का है तो -13.6 by 16। और एक चीज पता होनी चाहिए कि ये माइनस क्यों है। जहां जहां फोर्सेस अट्रैक्टिव हो वहां वहां माइनस आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और वो प्रोटॉन है, तो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो। यहाँ पे देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो यहाँ पे एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड मून, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी नेगेटिव आता है, क्योंकि फोर्स कौन सा है? फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव है। तो जहां जहां पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, जहां जहां पे फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे वहां वहां एनर्जी क्या आता है? नेगेटिव। अब एक चीज समझ लो, मैंने बोला कि ये फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, तो ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। जब फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे और अगर वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर जाए, फोटॉन्स, क्योंकि ये क्या है? मेटल प्लेट है। अल्टीमेटली मेटल किससे बनता है? एटम्स से। एटम्स में क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटॉन जब एक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हुआ, तो वो फोटॉन का कोलिजन हुआ किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ, और फोटॉन ने अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। तो ये कौन से टाइप का कोलिजन है? ये इन इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है ये? ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन नहीं, पीछे
हाँ, तुम और तुम्हारे बाजू में तुम्हारा परम मित्र। हाँ मिस्टर परम मित्र, जिनका कभी क्लास में ध्यान नहीं होता है, बताओ तो मैंने अभी क्या बोला? बनना है तो कॉन्वेक्स लेंस बनो। कॉनकेव क्यों बनते हो? कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग, खुद भी डाइवर्ज होते हैं, उसको भी करवाते हैं। और कॉन्वेक्स होता है कॉन्वर्जिंग। हाँ, नहीं, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होता ही नहीं है। हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन है ये। किसका इनइलास्टिक कोलिजन किसके साथ है? कौन आया कौन गया? फोटोन आया इलेक्ट्रॉन गया। तो कोलिजन किसका किसका है? फोटोन का है। किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ है। लेकिन कोलिजन तो पार्टिकल का होता है ना। ये तो लाइट था, मतलब कोलिजन तो हुआ है, क्योंकि कोलिजन के बिना इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा नहीं। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस, मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, उस केस में photons they are behaving like particles because they will go collide with electrons of atom and knock out the electrons। इसका मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सेकेंड एविडेंस है which basically proves that radiation is nothing but particle। और हमको इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस कहीं है तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सेकेंड सपोर्टिंग एविडेंस कि रेडिएशन समटाइम्स आल्सो बिहेव्स एज पार्टिकल। और एक इफेक्ट है जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस है, जिसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, दैट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वो भी शो करता है, क्या शो करता है? दैट रेडिएशन इज नथिंग बट पार्टिकल। तो जहां जहां पे स्कैटरिंग की बात आएगी, जहां जहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी, जहां जहां पे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात होगी, वो स्ट्रिक्टली पार्टिकल नेचर है। और जहां जहां इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, वो वेव नेचर है। तो लाइट मतलब रेडिएशन कभी एज अ वेव बिहेव करता है, कभी एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो वो वेव है या फिर वो पार्टिकल है। एंड हेंस यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर, ड्यूअल नेचर। दो नेचर किसके? रेडिएशन के। मैटर के भी वो बाद में आएगा, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखेंगे इसी चैप्टर में। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है रेडिएशन sometimes behaves as if it is a wave and sometimes it behaves as if it is particle, and both the behavior cannot be together simultaneously। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पार्टिकल नेचर सपोर्ट करने के लिए प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी हमारे पास है, which tells us that the energy is actually emitted in the form of पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स। ईच पैकेट इज कॉल्ड एज अ फोटोन और क्वांटा, और हर एक पैकेट का एनर्जी कितना है? h नू। यहाँ तक क्लियर? देन एज आई टोल्ड यू कि हमारा मेजर फोकस इस चैप्टर पे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी स्टडी करेंगे, और हम उस सेटअप से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिलते हैं और ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड एज यू नो, most of the discoveries in science, specifically in physics, they were accidental, including वो थॉमसन का मॉडल, including electrons। क्योंकि कैथोड पे अल्ट्रावायलेट लाइट का इंसिडेंट होना और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे आर कनेक्टेड। क्योंकि कैथोड पे, मतलब उस मेटल सरफेस पे अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, मतलब नेगेटिव चार्जेस इमिट हुए, तब जाके समझा कि एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। वैसे ही ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ही है। तो हर्ट्ज नाम का एक साइंटिस्ट था, सुना होगा, हेनरिक हर्ट्ज। वो जो आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखते हो ना, HZ, वो उसी से आता है, उसका ही वो नाम है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट, he was performing some experiments related to gas discharge tube, basically spark discharge। अब ये स्पार्क डिस्चार्ज या गैस डिस्चार्ज होता क्या है, पहले वो पता होना चाहिए, तब थोड़ा और ज्यादा लिंक होगा। तो हर्ट्ज वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ही वाज ट्राइंग टू स्टडी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम स्पार्क। अभी ये स्पार्क, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है
ये तो अभी एलईडी ट्यूबलाइट है, लेकिन पुराना ट्यूबलाइट, उसको 2 इलेक्ट्रोड होते थे, कनेक्शन होते थे 2, फिर वो आप ट्यूबलाइट में लगाओगे, उसको घुमाओगे, फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। क्या है वो काला भी पड़ता था कॉर्नर्स पे, राइट, और वो धीरे धीरे चालू भी होता था। बटन स्टार्ट करने के बाद इट यूज्ड टू टेक सम टाइम, करेक्ट, उसका वार्म अप टाइम था, इसका वार्म अप टाइम 0 होता है। वार्म अप टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड। तो वो टेक्नोलॉजी अलग था, वो था गैस डिस्चार्ज। मतलब हम लोग करते क्या थे, हमारे पास वो जो 2 कनेक्टर होते हैं ना, ट्यूब के एंड पे 2 कनेक्टर होते हैं जो आप उसको प्रॉपरली फिक्स करते हो। वो जो 2 कनेक्टर है वो 2 इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है कनेक्शन के लिए, ये नेगेटिव को जाता है सप्लाई के, और यहाँ पे एक कनेक्टर है, इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव को जाता है सप्लाई के। और इन दोनों में इसके अंदर एक इनर्ट गैस भरा होता है, जैसे कि अर्गन, इनर्ट गैस, करेक्ट। इसलिए वो जो है वो गैस ट्यूब भी बोलते थे उसको। अगर गलती से क्रैक पड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तुम लाए और गलती से छोटा सा क्रैक पड़ गया, वो चलेगा नहीं अब, क्योंकि उसके अंदर का गैस बाहर आ गया। अब होता क्या था, हम जैसे ही बटन स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्क मतलब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव है, यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वो पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं स्पार्क। स्पार्क तो आप घर में लाइटर होता है, उसमें भी तो स्पार्क ही होता है ना, देखते हैं बटन दबा के सब कुछ दिखता है तुमको, चिंगारी दिखता है, दैट इज स्पार्क। तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। लाइटनिंग, बिजली का गिरना, वो क्या है, वो स्पार्क ही है। वो हाई वोल्टेज स्पार्क है, और घर के लाइटर वेरी लो वोल्टेज स्पार्क है, तो दोनों स्पार्क। आपकी गाड़ी के इंजन में जो DTSI इंजन, नाम ही वहां से है, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। गाड़ी के इंजन में स्पार्क करना पड़ता है, और अगर स्पार्क प्लग निकाल लिया तो तुम कितना भी किक मारो, कितना भी सेल स्टार्ट करो, गाड़ी चालू नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल कंबशन इंजन है। जो हमने थर्मोडायनामिक्स में सीखा था, 2 टाइप के इंजन, इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में आप फ्यूल को इंजन के अंदर बर्न करते हो। अभी बर्न कैसे करोगे, चिंगारी लगानी पड़ेगी ना, आग लगाई, आग के, इफ यू डू नॉट हैव अ स्पार्क, हाउ कैन यू बर्न द फ्यूल। तो रिमेंबर दैट स्पार्क इज नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हमने इनर्ट गैस से पास कर दिया। इनर्ट गैस से क्यों पास किया, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है, इनएक्टिव है, ये किसी के लेने देने में नहीं है। हाँ, दिस इज नोबल इनर्ट, इसको कुछ पड़ी नहीं है, ये बोलता तुम तुम्हारा देख लो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस काइंड ऑफ गैस इज इनर्ट गैस, नोबल गैस। अब व्हाट हैपेंस हियर इज, ये नोबल था मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने इस गैस में से एक इलेक्ट्रॉन का बीम पास कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का बीम और इलेक्ट्रॉन में होगा कोलिजन, और जब ये कोलिजन होता है तो ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि घर में जो ट्यूबलाइट था वो वर्क कैसे करता है, वो ऐसे वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, मतलब ये एनर्जी लेके कहाँ गया, ये ऊपर के स्टेट में गया। जो ऑर्बिट पहले खाली था, अब वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन they collide and energy is transferred and then it goes to higher orbit. इसको बोलते हैं एक्साइटेड लेवल। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेड लेवल। और लेकिन इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब एक वैकेंसी बना के जाना, और ये वैकेंसी पॉजिटिव वैकेंसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव वैकेंसी बन गई, तो ये एटम हो गया अनस्टेबल। तो एटम अनस्टेबल हो गया तो क्या करेगा, ये वैकेंसी क्या करेगा, इसको वापस बुलाएगा, हाँ वापस आ जा। तो जब ये वापस आएगा तो ये क्या इमिट करेगा, एनर्जी। बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, whenever there is transition from third higher orbit to lower orbit, it emits energy. This is how light was generated in those tube light. तो ऐसा हमारे घर में जो ट्यूबलाइट था,
वैसा जनरेट होता था। तो ये जो ट्यूब लाइट है उसका साइंटिफिक नेम है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब था वो। तो हर्ट्ज वाज ट्राइंग टू डू ऑल दिस। हर्ट्ज वाज ट्राइंग टू स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय गैस डिस्चार्ज ट्यूब, बाय स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क करोगे लाइट जनरेट होगा। बट ऑल ऑफ अ सडन, जैसे थॉमसन ने भी ऑल ऑफ अ सडन देखा, यहाँ पे जब कैथोड पे जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होता है, अब तक तो ये जो स्पार्क था ये लो वोल्टेज स्पार्क था, इट वाज अ लो वोल्टेज स्पार्क। बट जैसे ही यूवी लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे ही यूवी लाइट इंसिडेंट हुआ इस प्लेट पे, कैथोड पे, यहाँ पे जो स्पार्क जनरेट हुआ इट वाज अ हाई वोल्टेज स्पार्क। तो स्पार्क वाज हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज स्पार्क। करेक्ट होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं वो देखो वो स्पार्क हो गया, वहां पे छोटा स्पार्क था। डीपी पे स्पार्क हुआ तो बूम, लाइटनिंग हुआ तो एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज स्पार्क। तो व्हेन दिस गाय हर्ट्ज जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो सडनली ही ऑब्जर्व कि जैसे ही अल्ट्रा वायलेट लाइट इस प्लेट पे इंसिडेंट हुआ है, ये जो स्पार्क पहले लो वोल्टेज था वो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, हाई वोल्टेज। राइट। अब वो समझा तो पाया नहीं, he was not able to explain कि why this is happening। उसने सिर्फ बोल दिया कि whenever light of suitable frequency मतलब suitable energy, क्योंकि इक्वल टू एच न्यू होता है, frequency will decide energy। तो he said when light of suitable frequency is incident on cathode we get high voltage spark। then it was Einstein who explained कि हो क्या रहा है। आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने बोला कि देखो ऐसा है कि मेटल सरफेस पे जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन लाइट इंसिडेंट हो जाए तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जिसको आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ही था। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हाई सुटेबल फ्रीक्वेंसी, आई विल कम टू दैट इन अ व्हाइल। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, और ये जो सरफेस ऑफ अ मेटल, ये मेटल है, इसको नाम है, इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव, सेंसिटिव टू फोटॉन्स, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, फोटो सेंसिटिव सरफेस। क्योंकि आप बाकी कुछ भी डाल दो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, पानी डाल दो नहीं होगा कुछ, सिर्फ फोटॉन्स डालोगे तो फिर वहां से इमिशन मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। सो व्हेन light of suitable frequency is incident on a metal surface known as photosensitive surface, there is emission of electrons from that surface and this effect is known as photoelectric effect. Hence the emission of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो photoelectric effect मतलब emission of electrons when light of suitable frequency is incident on the surface of a metal, this is what you mean by photoelectric effect। और आइंस्टाइन ज्यादा फेमस है रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से, लेकिन उसको कभी नोबेल प्राइज रिलेटिविटी से मिला ही नहीं, उसको मिला इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब द थिंग इज, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच में एग्जिस्ट करता है, ऐसा प्रूव करना है, तो हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए। अब उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले तो एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, मतलब फोटो सेंसिटिव सरफेस हमको लगेगा। जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, तो उसको बोलेंगे इमिटर प्लेट। क्या बोलेंगे उसको? इमिटर प्लेट। तो इफ यू वांट टू स्टडी एक्सपेरिमेंटली photoelectric effect you need to have emitter plate। then ideally अगर इसी फेनामेना को मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूं, ये वो फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इस पे क्या इंसिडेंट हुआ, फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अभी सुटेबल फ्रीक्वेंसी में बार बार बोल रहा हूं तो बता ही देता हूं कि वाई सुटेबल फ्रीक्वेंसी। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होता है। पहले ऑर्बिट में होता है -13.6, दूसरे में होता है -13.6/2², तीसरे में होता है -13.6/3²। तो समझ लो, इमेजिन कर लो
इमेजिन करो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, और ये जो एटम है ये उस फोटो सेंसिटिव सरफेस का पार्ट है। तो ये जो एटम है ये उस फोटो सेंसिटिव सरफेस का पार्ट है जिसपे लाइट इंसिडेंट होने वाला है और जहां से हमको इलेक्ट्रॉन का इमिशन मिलने वाला है, मतलब ये सरफेस। फोटोन जब आएगा, फोटोन जब आके कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही जाएगा ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि फोटोन का एनर्जी कितना और इलेक्ट्रॉन का कितना। इलेक्ट्रॉन का थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी रफली रफली स्पीकिंग ये होता है -1.5 eV, 13.6/9 इज रफली रफली -1.5 eV। तो जो फोटोन आया उसके पास कम से कम +1.5 eV एनर्जी होना चाहिए, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितना एनर्जी फोटोन के पास होना चाहिए उतना है ही नहीं। अगर मान लो फोटोन का एनर्जी 1 eV है तो फ्री नहीं होगा, 1.1 है तो भी नहीं होगा, 1.49 है फिर भी नहीं होगा, 1.5 है तो अब फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो एनर्जी लो है, और अगर एनर्जी लो है, अगर एनर्जी लो है तो ये इमिशन तो होने से रहा, इमिशन नहीं होगा। फिर हम बार बार अल्ट्रावायलेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिर पिछले चैप्टर में जब हमने फाइनली बोला कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तब मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रम बताया था। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? गामा का, फिर किसका है? एक्स का, फिर किसका है? यूवी का, फिर किसका है? विजिबल का, फिर कौन है? आईआर, फिर कौन है? माइक्रो, और आखिरी में कौन है? रेडियो। फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज वेवलेंथ? पीक टू पीक डिस्टेंस, मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे गामा में डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट इज वेरी स्मॉल, फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और रेडियो आते आते तो किलोमीटर तक हो जाता है वो। तो देखो वो सिर्फ क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, मतलब वेवलेंथ चेंज होने से क्या क्या हो सकता है। एनर्जी इज इक्वल टू एच नू, लेकिन नू इज सी बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ कम है, जो है कम यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी विजिबल से, आईआर से, माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से ज्यादा है। मतलब अल्ट्रा वायलेट फोटोन के पास उतना एनर्जी हो सकता है जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी का नहीं हो सकता। फिर एक्सरे और गामा भी तो हो सकता है। फिर बार बार मैं यूवी क्यों बोल रहा हूँ? लिसन, द थिंग इज, गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन खेलने की चीज नहीं है वो। तो हम नॉर्मल रूम में कभी भी एक्सरे का सोर्स लेके नहीं घूमते। इवन जब तुम एक्सरे निकालने जाते हो तभी वो ऑपरेटर बाहर रुक जाए, तुमको अंदर भेजता, तुम जाओ, तुम ही बैठो अंदर। बिकॉज इफ योर बॉडी गेट्स मोर एक्सपोज टू एक्सरे, यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में एक्सरे नहीं होते। मैंने अभी बताया ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये एक्सीडेंटल इफेक्ट था। एक्सीडेंटली उस लैब में जहाँ पे हेनरिक हर्ट्ज ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, एक्सीडेंटली वहां पे यूवी सोर्स था। जैसे थॉमसन जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था वहां पे भी एक्सीडेंटली यूवी सोर्स था, एक्सीडेंटली एक्सरे का सोर्स नहीं हो सकता। पहली बात तो एक्सरे प्रोडक्शन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का हमको सप्लाई लगता है, इट्स नॉट वेरी इजी थिंग टू प्रोड्यूस एक्सरे। तो दैट इज वाई जब यूवी लाइट फॉल हुआ, क्योंकि तब वहां पे सराउंडिंग में यूवी का सोर्स था, तो वो फॉल हो गया, और यूवी के पास एनर्जी अच्छा खासा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर लिया उसने, दैट इज वाई यू गेट इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज अ बेसिक आइडिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो इमिशन होगा ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक फोटो सेंसिटिव सरफेस जहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा उसको बोलोगे इमिटर प्लेट, वो तो चाहिए ही चाहिए। इमिशन कब हुआ? जब लाइट इस पे फॉल हुआ। कौन सा लाइट? यूवी लाइट। तो एक सोर्स लगेगा हमको जो अल्ट्रा वायलेट लाइट जनरेट करेगा। अब कमिंग टू द पॉइंट, मिस्टर राज, ऐसा है, ये ऐसा है कि ये इमिटर प्लेट है,
इस इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, हमको दिखता नहीं है ना, वो देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आया, तो दिखता नहीं है इलेक्ट्रॉन, वेव्स भी दिखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी दिखता नहीं है, तो समझा कैसे हमको कि इलेक्ट्रॉन इमिट हुए? तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर और एक प्लेट लगा देते हैं और इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख देते हैं कंपेयर टू नीचे का प्लेट, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड विल बी कलेक्टेड, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टर प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके करोगे क्या? सर्किट में भेजोगे, जहां पे एमीटर या माइक्रोमीटर लगा के रखा है वहां पे करंट मिलेगा, और अगर करंट नहीं मिला तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं हुए। आपने अगर विजिबल लाइट या फिर आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन अगर वहां पे डाल दिया मटेरियल के ऊपर, और वहां से आपको करंट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आईआर है तो आईआर का एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास गया नहीं, कलेक्टर प्लेट ने कलेक्ट किया नहीं तो सर्किट में गया नहीं, तो माइक्रो एमीटर ने कुछ रीड किया नहीं। और माइक्रो क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इट जनरेट्स अ वेरी स्मॉल करंट। वेल बाय द वे, ये जो करंट है ये कौन से इलेक्ट्रॉन से आया? जो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स ने जनरेट किए थे, इसके लिए इसका नाम है फोटो करंट, या फिर इसको और एक नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, because here we are collecting electrons to measure current and these electrons were generated by photons, hence it is called as photoelectric current or photo current। तो एक कलेक्टर प्लेट भी चाहिए, तो एक कलेक्टर प्लेट भी चाहिए। अब दूसरी चीज समझ लो कि ये पूरा का पूरा इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, ये सब होना चाहिए एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में। व्हाट डू यू मीन बाय इवैक्यूएटेड? जहां पे वैक्यूम हो। और वैक्यूम क्यों होना चाहिए? लुक, जैसे अभी मैंने बताया घर का ट्यूबलाइट कैसे काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम इमिट हुआ, रास्ते में उसको मिल गया अर्गन एटम, अर्गन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया कोलिजन, उसने कर दिया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था उसने कोलिजन से खुद का एनर्जी क्या कर दिया? लूज कर दिया। और तुमको अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से पहले ही खुद का एनर्जी लूज कर लिया, तो कलेक्टर प्लेट के पास या तो पहुंचेगा नहीं। थोड़ा सा लॉजिक सोचो ना, हमको क्या करना है? हमको फोटो करंट मेजर करना है। फोटो करंट मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने चाहिए, वो तो रास्ते में ही कोलिजन कर रहे हैं, यहाँ पे रास्ते में उनका चालू हो गया फाइटिंग, तो पहुंचेंगे कि नहीं? हो सकता है पहुंचे, लेकिन कम एनर्जी के साथ। अगर एनर्जी कम है तो करंट कम मिलेगा, मतलब यू आर गेटिंग सम रॉन्ग रीडिंग्स। तो ये याद रखना कि वी ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम इमिटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट। इसके लिए इसको वैक्यूम बनाना पड़ता है, यू हैव टू इवैक्यूएट दिस, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब ऐसा है, ये जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स का एंट्री पॉइंट भी तो बनाना पड़ेगा। फोटॉन्स हैज टू एंटर दिस ट्यूब, तो फोटॉन्स के लिए हम एक विंडो बनाते हैं, और ये विंडो बनता है एक स्पेशल मटेरियल से, उसको बोलते हो क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज विंडो है। और क्वार्ट्ज क्यों? क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी फोटॉन्स को, ये फोटॉन्स हैं, वो सिर्फ फोटॉन्स को अंदर आने देगा, बाहर जाने देगा नहीं। मतलब इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट फ्रॉम वन साइड वेयर इट इज ओपेक फ्रॉम द अदर साइड। अब ऐसा करना क्यों है? क्योंकि ऐसी बात है, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना, ये पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स इमिट्स रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा तो होगा नहीं कि स्ट्रेट ही आया हिट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी लाइट जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन करते करते वापस बाहर नहीं निकल जाए। दैट इज व्हाई वी ट्राई टू मेक श्योर दैट व्हेन वंस फोटोन एंटर्स इनसाइड द ट्यूब इट डज नॉट गो आउट अगेन। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्वार्ट्ज विंडो। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है which allows the radiation to go inside one way, not the other way around। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, कहाँ से इमिट होंगे? इमिटर प्लेट से। उनको कहाँ कलेक्ट करना है? कलेक्टर प्लेट में। अपने आप तो जाएगा नहीं, तो फिर हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कैसा है? ऐसा है कि इमिटर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा। मतलब हमको वोल्टेज लगाना पड़ेगा वहां पे, जिसको आप नॉर्मल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो।
तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए तुमको चाहिए बैटरी, तो बैटरी कनेक्ट करोगे। और दूसरा, ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज नहीं चलता, हमको वोल्टेज चेंज करते रहना पड़ता है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, क्योंकि जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे तुम करंट मेजर करोगे। फिर आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करोगे, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करोगे टू अंडरस्टैंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल। तो आपको ये भी पता होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर था आपको, है ना, चैप्टर नंबर 9, उसमें पोटेंशियोमीटर नाम की एक चीज थी, उसमें हमने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितना लेंथ चेंज करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो लेंथ चेंज करके तुमको पोटेंशियल चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द लेंथ। और ये भी पता होना चाहिए, जहां जहां पे आप पोटेंशियल चेंज करते हो बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इन कांटेक्ट, वहां वहां पे स्लाइडर्स और जॉकीज आते हैं। तो यू विल सी स्लाइडर एंड जॉकी, यू विल सी स्लाइडर्स एंड जॉकी इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सेटअप। तो वोल्टेज को डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वहां पे वोल्टेज चेंज करते रहना है। तो यू विल सी दैट स्लाइडर देयर which is called as voltage dividers। तो वोल्टेज डिवाइडर भी होगा। अगेन, तुमने स्लाइडर को स्लाइड तो कर दिया, वोल्टेज तो चेंज हो गया, वोल्टेज है कितना कौन बताएगा? वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी लगेगा। आपने कलेक्टर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करवा लिया, उसको सर्किट में भेज दिया, लेकिन करंट कितना, तो एमीटर भी लगेगा। तो ये सब के सब सेटअप में होने चाहिए, सोर्स, क्वार्ट्ज विंडो, एमीटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, वोल्ट मीटर, एमीटर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका लाइफ का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, जब मैंने बोला कि ये एमीटर, ये जो कलेक्टर प्लेट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो जैसे ये वर्ड यूज किया ना तो दिमाग में एक चीज आती है, पॉजिटिव मतलब ये +5 होगा, ये -5 होगा, या फिर ये -2 होगा, ये +2 होगा, या फिर ये -2 होगा, ये +5 होगा। ये थोड़ा सा गलत फहमी को निकाल दो अब यहाँ से। जब मैंने बोला कि कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कंपेयर टू इमिटर प्लेट ज्यादा है। मतलब ये इमिटर प्लेट 0 वोल्ट पे भी हो सकता है और ये 5 वोल्ट पे भी हो सकता है, तभी भी हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 वोल्ट पे है और ये 5 वोल्ट पे है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन कलेक्टर प्लेट इज एट मोर पॉजिटिव कंपेयर टू इमिटर प्लेट। तो रिमेंबर दिस, हमेशा कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल बोलना मतलब इमिटर प्लेट नेगेटिव ही है ऐसा नहीं होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है -2 और +5 हो सकता है, लेकिन होगा ही बोल नहीं सकते। ये छोटी सी चीज है जो तुमको समझेगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो ग्राफ कहाँ से आया दिमाग में घुसता ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इमिटर प्लेट को हम नॉर्मली 0 पोटेंशियल पे रखते हैं नॉर्मली, और सिर्फ हम लोग कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में होना चाहिए। तो ये है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप of photoelectric effect. So it consists of a source of light of suitable frequency S. It consists of a emitter plate which is nothing but photosensitive plate. It consists of a collector plate which will collect electrons. It consists of a quartz window which allows the photons to come inside and be incident on emitter plate. And when electrons are emitted, they will be collected by collector plate, and these electrons will pass through a vacuum tube जिसको हम लोग बोलते हैं evacuated tube। फिर मैंने बताया था कि वोल्ट पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स है। आपको मैंने बोला कि अब जब पोटेंशियल चेंज करना हो तो स्लाइडर्स होते हैं, जॉकी होता है, तो ये जॉकी है। तो जैसे इसको आप स्लाइड करोगे तो वोल्टेज चेंज होगा। कितना वोल्टेज लगा तो कौन बताएगा? वोल्ट मीटर बताएगा। 2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, वो कौन बताएगा? वोल्ट मीटर बताएगा। फिर यहाँ से आप
इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करोगे, कलेक्टर प्लेट से सर्किट में डालोगे, सर्किट में डालोगे तो करंट मेजर करेगा, तो करंट कौन बताएगा? माइक्रो एमीटर, क्योंकि माइक्रो क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल करंट होता है, तो ये क्या है? माइक्रो एमीटर। और हमारे पास एक कम्यूटेटर की है। अब ये कम्यूटेटर की का रोल बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमेशा हम लोग कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे ऐसा नहीं है। नॉर्मली हमको इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना होता है, नॉर्मली हम कलेक्टर प्लेट को ज्यादा पोटेंशियल पे रखते हैं कंपेयर टू इमिटर प्लेट। कभी कभी उल्टा भी करना होता है फॉर सम रीजन, मतलब आपको कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पे रखना है और इमिटर को पॉजिटिव पे रखना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने ही नहीं देना है, क्योंकि वो रिपेल करेगा ना। तो हमको यहाँ पे कनेक्शंस को उल्टा करना है, उसके लिए होता है कम्यूटेटर की। एक जगह से की निकाल के दूसरी जगह पे रख दिया तो ये पोलैरिटी हो गई चेंज। जो पहले कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव था वो अब हो गया नेगेटिव, और जो पहले इमिटर प्लेट नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव। तो कम्यूटेटर की का रोल क्या है? टू स्विच द पोलैरिटी बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट्स, करेक्ट। तो बाकी का डिटेल हम अभी अगले सेशन में करेंगे कंटिन्यू।